निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में पढ़ लिया था। आज देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बना लो। जिस स्थिति में क्या हुआ था, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी वो द्विध्रुव के अक्ष पर ही रहेगा, तब अक्षीय स्थिति में। लेकिन यहाँ पर किस पर है, ये द्विध्रुव हो गया, इसके लंब पर ही है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसीलिए क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु द्विध्रुव के लंबार्धक पर हो, तब निरक्षीय स्थिति में होता है। या फिर जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि द्विध्रुव के सापेक्ष लंबार्धक पर है तब निरक्षीय स्थिति में बनेगा। अब यहाँ से थ्योरी क्या लिखोगे, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या होगा, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, प्लस Q आवेश कहाँ पर है, B पर, तो दूरी क्या बन जाएगी, B से P, तो ये हो जाएगा PB स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब माइनस Q कहाँ पर उपस्थित है, बिंदु A पर, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, A से P, तो AP का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या निकालोगे, परिणामी तीव्रता, यहाँ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो थीटा कोण घुमाया जा रहा है इसको, तो ये तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, जैसे थीटा के सापेक्ष यदि घूमता है तब क्या बनता है, कॉस थीटा, और थीटा के यदि विपरीत बना तब साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर इसको थीटा के सापेक्ष घुमाया जा रहा है तब क्या आएगा, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर E1 और E2 दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर ही बल लगाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2E1 कॉस थीटा। अब यहाँ क्या करोगे, E1 का मान रख दो, E1 का मान क्या है, ये, तो E इज इक्वल टू 2 इंटू E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PB का स्क्वायर। हो गया। अब हमें PB की लंबाई चाहिए, ये PB की लंबाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, POB में क्या करोगे, त्रिभुज, यहाँ से करो, त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय,
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ कर्ण कौन सा बनेगा, P से B, तो PB का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा OP, तो OP का स्क्वायर प्लस आधार OB, तो OB का स्क्वायर, तो PB स्क्वायर, इसकी तो दूरी पता नहीं है तो PB का स्क्वायर, OP का यहाँ से देखना ये O से P क्या है R स्क्वायर प्लस OB क्या हो जाएगी, यदि 2L को तोड़ें तो O से 1 तक की दूरी क्या बनी L और O से B तक की दूरी भी L, तो O से B क्या निकला L स्क्वायर। अब यहाँ से PB क्या निकल जाएगा, स्क्वायर को पक्षांतर कर दो क्या बन जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये निकल गया PB। और यहाँ पर सॉरी कॉस थीटा भूल गए थे, इसको मान लो समीकरण 3। अब कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा का मान भी चाहिए तो कॉस थीटा निकालोगे क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या बनेगा यहाँ पर O से B और कर्ण क्या है PB, तो O से B तक की दूरी देखो L और P से B ये क्या निकाले रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या हो गया R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक, अब इसका मान क्या करोगे समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q PB का स्क्वायर, PB स्क्वायर की मान ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कॉस थीटा का मान L अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बस और रह गया है। देखना क्या हो जाएगा यहाँ से E इज इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में L। अब यहाँ पर देखो जैसे ही रूट हटाओगे तो पावर में क्या आ जाएगा हाफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर में हाफ। अब देखो यहाँ से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आधार समान है और इसके घात में क्या है 1 और यहाँ पर 1/2 और किस में है इनटू में, तो घात क्या होगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस यहाँ 1/2 तो क्या बना 3/2, तो E इज इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन और इंटू में है L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर में क्या आ जाएगा 3/2। अब फिर से 2Q इंटू L, 2L इंटू Q इज इक्वल टू क्या है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2L इंटू Q क्या है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2L इंटू Q इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं P, तो E इज इक्वल टू क्या बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2L इंटू Q की जगह P अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर में 3/2। अब यहाँ से फिर L का मान क्या है R से बहुत ही छोटा, इसीलिए L को नगण्य लेने पर क्या हो जाएगा, L को नगण्य मानोगे तब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2, तो E इज इक्वल टू क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन ये क्या हो जाएगा
2 से 2 कटा आर क्यूब ये, या E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो 9 इंटू 10 की पावर 9 P अपॉन आर क्यूब। ये निकल गया निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या हुआ था, सिर्फ P की जगह पर 2P था। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण हो गए। यहाँ से थ्योरी क्या लिखोगे, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2L है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2L है। फिर ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई बल लगता है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई बल लगता है। दोनों आपस में क्या है, समान परिमाण के हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। वो बल युग्म क्या कहलाएगा, यहाँ पर प्रत्यानयन बल। थ्योरी एकदम सिंपल है, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2L है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई बल लगता है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई बल लगता है। ये दोनों बल आपस में बराबर है लेकिन विपरीत है। इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एक बल गुणित बल युग्म की भुजा। कोई भी एक बल ले लो और उसमें बल युग्म की भुजा। तो टाउ इज इक्वल टू एक बल क्या है यहाँ पर क्यू ई, और बल युग्म की भुजा क्या है, एक ले लो ए सी। ये हो गया समीकरण पहला। अब यहाँ से ए सी का मान चाहिए तो इस पर लगा दो, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा बनेगा, ए से सी, ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ए सी की लंबाई क्या है यह भी पता नहीं है, तो ए सी अपॉन ए बी की लंबाई 2L, तो ये हो गया 2L। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2L। ये किसका मान आ गया, ए सी का। अब इसको क्या करोगे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, ए सी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी की जगह साइन थीटा इंटू 2L। अब फिर से यहाँ से Q इंटू 2L, इसको क्या कर दोगे, एक जगह लिख दूँ Q इंटू 2L। इंटू में क्या बचा E साइन थीटा, 2L इंटू Q, ये क्या है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, और ये क्या है E साइन थीटा।